सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे क्रा कैनाल परियोजना पर। देखेंगे आखिर क्रा नहर परियोजना है क्या, अभी चर्चा में क्यों बनी हुई है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे रूल्स ऑफ ओरिजिन। समझने का प्रयास करेंगे कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, जिसके माध्यम से भारत ने चीन से होने वाले आयात को नियंत्रित करने का एक प्रभावी कदम उठाया। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रा कैनाल परियोजना पर। इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना समुद्री मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 70 देशों को जोड़ने की एक परियोजना है। अर्थात एक दो देश इसमें शामिल नहीं है, लगभग 70 देशों को इसके तहत जोड़ा जाना है। चीन इस परियोजना पर लगभग 900 अरब डॉलर रुपए खर्च कर रहा है। इसके लिए वह अनेकों देशों में, अर्थात जिनको वह OBOR परियोजना के तहत जोड़ता है, वहाँ पर वह सड़क मार्ग बनाता है, रेल मार्ग बनाता है, बंदरगाह बनाता है और समुद्री रास्ता विकसित करता है, और साथ ही साथ कुछ देशों को भारी ऋण भी देता है। और वह जो देश होते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि वह देश क्या होते हैं, ऋण के जाल में चीन के फंस जाते हैं। साथ ही साथ वह बंदरगाहों को विकसित करके उनको लीज पर लेता है। और इसी के कारण जब हमने ये देखा श्रीलंका वाला केस, तो हमें पता चला कि श्रीलंका जो है कि इसी तरह से चाइना के डेप्ट में फंस गया था, अर्थात उसके ऋण में फंस गया था। श्रीलंका, मालदीव, कई अफ्रीकी तथा एशियाई देश चीन के ऋण जाल में पहले ही फंस चुके हैं, तो कुछ अब उन्हीं अनुभवों को देखते हुए सावधान हो रहे हैं, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड का नाम आप ले सकते हैं। चीन की यह OBOR परियोजना भारत को घेरने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व और पहुंच को बढ़ाने का हिस्सा है। आपने सुना होगा जो समुद्री सिल्क रूट है, जो OBOR परियोजना से जुड़ा हुआ है, इसके तहत वो क्या करता है कि भारत के समीपवर्ती जितने देश हैं, जो भी द्वीपीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर चाहे वो नेवी स्थापित करता है, वहाँ पर बंदरगाह बनाता है, या वहाँ के द्वीपों को लीज पर ले लेता है, और इस तरह से वो भारत को घेर कर और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करने के लिए वह जो है कि अपनी जो रणनीतिक लोकेशंस हैं, उन पर क्या करता है, कब्जा करता है। अर्थात वह हिंद और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास हर तरह से करता है। चीन की इसी परियोजना के तहत थाईलैंड में क्रा कैनाल निर्माण की परियोजना पर कार्य चल रहा था। अर्थात यहाँ पर एक नहर बनाई जानी थी, जिसका नाम था क्रा कैनाल, अर्थात क्रा नहर।
जिसे अब थाईलैंड की सरकार ने कैंसिल कर दिया है। अर्थात वर्ष 2015 से इस परियोजना को लेकर दोनों देशों में बातचीत चल रही थी, लगभग सहमति हो गई थी और लगभग इसके जितने भी तकनीकी और डॉक्यूमेंट्स वाले पक्ष पूरे हो गए थे। लेकिन अब जो है कि थाईलैंड की सरकार ने इस परियोजना को कैंसिल कर दिया। इसके तहत 120 किलोमीटर लंबी, 400 मीटर चौड़ी और 25 मीटर गहरी नहर का निर्माण किया जाना था, जिससे क्या होता है, हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चीन का न सिर्फ प्रभुत्व बढ़ता बल्कि उसको एक वैकल्पिक मार्ग मिलता। वैकल्पिक मार्ग इसलिए क्योंकि दरअसल यह जहाँ पर नहर बनाई जानी है, उसका मैप मैं भी दिखाऊंगा, उसके दक्षिण में जो है कि मलक्का जल संधि है और उसी के माध्यम से चीन क्या करता है, अपना 80% तेल आयात करता है। आप समझ सकते हैं, जब 80% तेल आयात वहां से करता है तो उसका विकल्प अगर उसको कोई मिल जाता तो कितना उसको अच्छा होता। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको मैप दिखाता हूं, चीज़ों को आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक देश सिंगापुर, है ना। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे आपको मलेशिया दिखाई दे। अब यहीं पर देखेंगे तो आपको एक मलक्का जल संधि दिखाई दे रही होगी। मलक्का जल संधि देखिए, जो यह आपको मलेशिया और सिंगापुर के बीच से होकर गुजर रही। वहीं पर देखिए आपको क्रा कैनाल दिखाई, तो जो थाईलैंड का दक्षिणी भाग है, जो कि संकीर्ण सा भाग है, इसी के माध्यम से सीधे एक लाइन खींच देनी थी, अर्थात एक नहर बना देना था। तो अब देखिए, अगर आप मलक्का जल संधि से आते हैं तो पहले क्या करना होगा, दक्षिण की ओर जाना होगा, फिर आप क्या करेंगे, दक्षिणी चीन सागर में आएंगे और फिर क्या करना होगा, आपको चीन की ओर ऊपर बढ़ना होगा। लेकिन अगर आप क्रा कैनाल, जो रेड कलर में दिखाया गया है, अगर आप इसको बना देते हैं तो डायरेक्ट क्या होगा, यह जुड़ जाएगा। इसके अलावा और मैप दिखाता हूं, चीज़ों को समझना आपके लिए आसान। ये देखिए आपका, ये थाईलैंड का वह भाग है जहां से ये कैनाल बनाई जानी है। तो आप देख रहे हैं कि जो नहर बनाई जानी है, यह स्थल के मध्य भाग से काटकर, वैसे ही जैसे हमने जो है कि स्वेज नहर बनाया, पनामा नहर बनाया, इसी प्रकार का नहर विकसित करना था। अब देखिए, ये भी आप एक देख सकते हैं, ये भी उसी क्रा कैनाल परियोजना का ही क्या है, एक भाग है और इस तरह से यहाँ पर एक नहर बनाया जाना था। अब यहाँ पर और देखिए, जो इंडिया के संदर्भ में, अब देखिए, अगर आप चेन्नई से श्रीलंका होते हुए अगर आपको जापान जाना है तो देखिए आप क्या करेंगे, रेड लाइन को फॉलो कीजिए। मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो आपका मलक्का जल संधि है, इधर से होते हुए आप जाएंगे। लेकिन देखिए उसके ऊपर एक नीली रेखा दिखाई दे रही। अगर आप यहाँ पर कोई क्या करते हैं, नहर बना देते हैं तो आपकी दूरी कितनी कम हो जाएगी। यहीं पर देखिए आपको अंडमान सी है और यहीं पर अगर देखेंगे तो पूरब की ओर दक्षिणी चीन सागर, यह साउथ चाइना सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यह जो साउथ चाइना सी है, उसी के जल का विस्तार यहाँ पर है, तो दूसरे संदर्भ में कहें तो आपको अगर अंडमान सी से क्या करना है, साउथ चाइना सी में जाना है, तो ये नहर क्या हो सकती है, काफ़ी आपकी डिस्टेंस को कम कर सकती है। पूछेंगे कितना, तो मैं कहूँगा लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी कम हो सकती है। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए इसे क्या हुआ है, इसे थाई नहर के नाम से भी जाना जाता है, जो क्रा स्थमस में बनाए जाने थे। स्थमस का भाग होता है ऐसा स्थलीय भाग, जैसे आप जो स्टेट होते हैं, जो जल संधियाँ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, जल संधियाँ। अर्थात ऐसा जो है कि वाटर बॉडी, संकीर्ण क्षेत्र, जो दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है, उसको जल संधि कहते हैं। ठीक इसी तरह से एक ऐसा पतला स्थलीय भाग जो देशों को या किसी क्षेत्र को जोड़ता है, उसको बोला जाता है स्थल डमरू मध्य, इंग्लिश में बोला जाता है स्थमस। तो स्थमस का मतलब क्या है कि एक पतला सा संकीर्ण क्षेत्र, और यह कहाँ था आपका, यह क्रा स्थमस है थाईलैंड में, और इसी के मध्य से क्या किया जाना था, यह नहर बनाया जाना था। और ये जब बन जाता तो अंडमान सागर और थाईलैंड सागर जुड़ जाते, और दूसरे संदर्भ में कहें तो हिंद और प्रशांत महासागर एक दूसरे से जुड़ जाते, और इससे हिंद महासागर से दक्षिणी चीन सागर या प्रशांत महासागर में जाने के लिए हमें एक और विकल्प मिल जाता, जो अभी मलक्का जल संधि है। लेकिन ऐसा हम नहीं सोच रहे थे, ऐसा कौन सोच रहा था, चीन सोच रहा था। इस प्रकार यहाँ पर नहर निर्माण का विचार सर्वप्रथम जो आया था वो 1967 में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
यह जो 1967 है, यह जो है कि गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर यह जो घटना हुआ था ये 17वीं शताब्दी का है ना। तो लगभग यह जो है कि 1667 की बात है, अर्थात 1967 की जगह 1667 की बात है। इस समय ये विचार आया था, अर्थात ये आज का विचार नहीं है, कई सौ साल पुराना है। तो दरअसल जो थाईलैंड की भौगोलिक स्थिति है ना, वो जैसा कि मैंने बताया एक पतला सा क्षेत्र है। आप इसको और देख सकते हैं, ये देखिए पूरा पतला सा क्षेत्र है। इसकी स्थिति ऐसी है कि इसमें से नहर बनाया जा सकता है, और अगर नहर बनाया जाएगा तो इससे क्या होगा, न सिर्फ हिंद और प्रशांत के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि यह जो थाईलैंड के लिए भी काफ़ी क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, अर्थात उसका भी विकास होगा। स्वाभाविक है, अगर इस नहर से डेली हजारों अगर जो है कि क्या होते हैं जहाज गुजरते हैं, तो उनसे क्या होगा, रेवेन्यू प्राप्त होगा और थाईलैंड को विकास होगा। इससे क्या होगा, आपने सुना होगा जो सिंगापुर है, सिंगापुर जो कमाता है, पैसा प्राप्त करता है, इसी प्रकार की है जो सुविधाएं, अर्थात जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, अर्थात जो वेयर हाउस होता है, जो बंदरगाह की सुविधाएं होती हैं, उन्हीं को प्रदान करके लाभ कमाता है। ठीक इसी तरह से थाईलैंड भी कमा सकता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 1667 में इस प्रकार का विचार सर्वप्रथम आया। बाद में कई बार इस प्रकार के विचार जो है कि थाईलैंड में आए, और वहाँ के जो भी सम्राट थे या फिर वहाँ के जो शासक थे, वो समय समय पर विचार करते रहे। आपको पता है जो स्वेज नहर का निर्माण किया था वो फ्रेंच इंजीनियर दे लामार ने किया था। उनको भी यहाँ सर्वे के लिए बुलाया गया था, लेकिन तकनीकी और आर्थिक क्षमता इतनी ज़्यादा ना होने के कारण थाईलैंड की ये कैंसिल हो गया। कुछ समय बाद फिर से इसको विकसित करने का प्रयास किया गया, लेकिन ब्रिटेन ने इसको डिनाई कर दिया। 1990 के दशक में एक बार फिर से ये विचार आया कि क्यों ना इस नहर को अब बनाया जाए, लेकिन बजट क्या था, बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं था। चूंकि चीन अपने OBOR परियोजना के तहत जो है कि हर क्षेत्र में विस्तार कर रहा था, तो उसने क्या किया, इसमें रुचि दिखाई और इसके वित्त पोषण के लिए वो तैयार हो गया। दोनों देशों द्वारा इसको लेकर बातचीत भी प्रारंभ हो गई, और वर्ष 2015 में लगभग एक समझौता भी हो गया कि इस तरह की क्राक कैनाल प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। लेकिन थाईलैंड की जो चीन के संदर्भ में कुछ चिंताएं थी, इसके कारण ये परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और इसी के साथ साथ थाईलैंड में भी चूंकि ये चीन के द्वारा पोषित परियोजना थी, इसको लेकर विरोध कर रही थी वहाँ की विपक्षी पार्टियां। तो इस तरह से लेट लतीफ़ी हो रहा था, लेकिन फिर भी यह लगभग तय था कि दोनों देश क्या करेंगे, मिलजुल कर इसको बढ़ाएंगे। वहीं अगर जो है कि थोड़ा सा जो थाईलैंड की जो सचेत होने की प्रवृत्ति थी, वह इस वजह से और बढ़ गई थी कि दक्षिणी चीन सागर में जो चीन है वह अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई प्रकार के जो द्वीपों को हड़पने की नीति के तहत आगे बढ़ रहा था। जो वहाँ पर समीपवर्ती छोटे देश हैं उनको वह डरा धमका कर आगे बढ़ रहा था। तो इस तरह से थोड़ा सा थाईलैंड चिंतित था, लेकिन चूंकि यह जो परियोजना है उसकी हिस्ट्री का पार्ट है और साथ ही साथ इसका एक ऐतिहासिक महत्व, इसलिए वो आगे बढ़ाने चाहते थे। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि जो चिंताएं थाईलैंड की थी, यह तो सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि जो अन्य समीपवर्ती जैसे म्यांमार है, कंबोडिया है, उनको भी डर था कि अगर चीनी दखल यहाँ पे बढ़ता है, नहर बन जाएगी तो स्वाभाविक है इसमें काफ़ी पैसा लगेगा, चीन यहाँ पर हस्तक्षेप करेगा। तो वो अपने हिसाब से भी जो है कि इसको सही नहीं मान रहे थे। भारत ने भी इस पर जो है कि इस प्रस्ताव के लिए अपनी चिंताएं प्रकट की थी, अन्य देशों ने। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ, थाईलैंड ने कहा कि नहीं, हम इस परियोजना पर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि चीन अपना नेवी बेस भी स्थापित कर सकता था, जैसे उसने कई जगह स्थापित किया है। अगर वहाँ इसके यहाँ पर यह पूरा जो कैनाल बननी थी यहाँ पर कंट्रोल स्थापित कर लेता, तो इस तरह से वो हिंद और प्रशांत क्षेत्र और यहाँ का जो समुद्री मार्ग है जिससे भी परिवहन हो पाता है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता। अर्थात जैसे कि मैंने बताया कि मलक्का जल संधि से व्यापार होता है, तो मलक्का जल संधि के पास में ही साउथ चाइना सी है, वहाँ पर चीन का प्रभुत्व है ही है। यहाँ पर बना लेता तो उसके पास दो विकल्प होते और दोनों में से किसी को जब चाहता वो ब्लॉक कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो संभावना या जो हमारी चिंताएं थी वो दूर हो गई है। इसके अलावा थाईलैंड ने चीन को एक और कदम उठाते हुए उससे दूरी कायम कर ली है। चीन से जो है कि 72.4 करोड़ डॉलर की 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने का प्रस्ताव था। इस योजना को भी थाईलैंड ने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। इस तरह से देखा जाए तो थाईलैंड ने अपने आप को चीन से अब दूर करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि चीन ने कहा है कि वो थाईलैंड से संपर्क में है और जल्द ही इसको दोबारा वो चालू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता। हालांकि यह जो परियोजना को थाईलैंड ने कैंसिल किया है, यह तीनों देश जैसे
क्या है आपका भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका, इन्होंने इसमें रुचि दिखाई। अर्थात जैसे ही चीन से यह परियोजना खींची गई तो भारत और जो है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इस पास चले गए थाईलैंड से, उनसे कहा कि हम इस परियोजना को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। ये जो तीनों देश हैं क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसकी हिंद प्रशांत में शांति स्थापित करने में और चीन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको पता है कि जब से कोरोना वायरस आया उसके बाद से ही ये जो क्वाड ग्रुप है काफ़ी सक्रिय हो गया है, भारत चीन तनाव को देखते हुए या ऑस्ट्रेलिया चीन के तनाव को देखते हुए। और जो भारत की जो छवि है ना वो काफ़ी अच्छी है। इसके वजह से भारत को आगे करके अमेरिका ये चाहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसको अब चाइना से अलग कर दिया है वो प्रोजेक्ट हम लोगों को मिल जाए। आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट्स में जो है कि जापान भी जुड़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया, भारत की लोकतांत्रिक और शांत प्रिय देश की नीति, दूसरे देशों में हस्तक्षेप ना करने, उनको हड़पने की ना नीति जो है, यही क्या है भारत की बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो आने वाले समय में हमें ये भी सूचना मिल सकती है कि थाईलैंड की क्रा कैनाल पर भारत क्या कर रहा है, काम कर रहा है। प्रश्न आएगा कि आखिर जो है हम इस चीज़ को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, अर्थात जो है कि चीन को अलग कर दिया गया, ये समझ में आता है, लेकिन भारत इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा, ऑस्ट्रेलिया क्यों दिखा रहा, अमेरिका क्यों दिखा रहा है, या फिर क्वाड ग्रुप क्यों दिखा रहा है? तो दरअसल है क्या, हिंद प्रशांत को जोड़ने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया, सीधे अगर आप नहर बना देंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होगी, लगभग 3 से 4 दिन का समय का बचत होगा। मलक्का जल संधि पर निर्भरता भी कम होगी, क्योंकि अभी भी मलक्का जल संधि से काफ़ी बड़ी संख्या में जो है कि जहाज़ गुजरते हैं, जिसके वजह से जहाज़ों को कई दिनों तक अपने नंबर आने का इंतज़ार करना रहता है। तो यहाँ पे एक विकल्प मिल जाएगा, अर्थात कि अगर वहाँ से नहीं जाना चाहते तो सीधे वह जा सकते हैं, जिनको जहाँ से सुविधा मिले। इसके साथ ही साथ आसियान और पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के बीच व्यापार बढ़ेगा। तो आगे मैं चलकर आसियान बताऊंगा, आसियान देशों का जिक्र करूंगा। तो जो आसियान का, बस ये समझ लीजिए, जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उन्हीं का एक संगठन है आसियान। तो यह जो आसियान के देश हैं, अगर यहाँ नहर बन जाती तो इसके माध्यम से वह जल्दी भारत पहुँच सकते थे, पश्चिम एशिया पहुँच सकते थे, अफ्रीका पहुँच सकते थे, व्यापार कर सकते हैं। अगर भारत ऐसा करता तो भी यही सब लाभ होंगे। कच्चे तेल के आयात निर्यात को सुचारू रूप से संचालित करने में भी इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर कोई मलक्का जल संधि को कोई डिस्ट्रॉय कर दे, कोई समाप्त कर ले, कोई उस पर कब्जा कर ले, तो क्या विकल्प होगा। आखिर जो है कि अब जैसा कि मैंने बताया, चीन अपने लगभग 80% तेल का आयात इसी माध्यम से करता है। मलक्का जल संधि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है, जिसके माध्यम से वैश्विक व्यापार का 30% व्यापार होता है और प्रति साल यहाँ लगभग 84,000 जहाज यहाँ गुजरते हैं। इस जल संधि से एक साल में अधिकतम 1,22,000 जहाज गुजर सकते हैं, जबकि आने वाले समय में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि यहाँ से लगभग 1,40,000 जहाज़ों के गुजरने की या यहाँ से पास होने की उम्मीद है। आप समझ सकते हैं ये संख्या कितनी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं मलक्का जल संधि पर जो दबाव है वो भी क्या हो सकता है, इससे कम हो सकता है। चीन इस जल संधि से लगभग अपना 80% तेल आयात करता है। इसी कारण वह क्रा कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर सक्रियता दिखा रहा है, क्योंकि इससे लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी कम होगी, लगभग जहाज़ों का 72 घंटा बचेगा, अर्थात 3 दिन की बचत होगी। थाईलैंड अपने आप को सिंगापुर की तरह लॉजिस्टिक हब बनाना चाहता है, जिसमें वह सहायक भी होगा, अर्थात अगर परियोजना मूर्त रूप ले लेती है तो ये सहायक भी होगा, थाईलैंड का विकास भी होगा। थाईलैंड इस कैनाल के दोनों ओर अपने जो है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकता है, जहाँ पर उद्योग लगा सकता है और व्यापार भी बढ़ा सकता है। तो ये थाईलैंड के लिए भी महत्वपूर्ण है। चीन को इस परियोजना से बाहर किए जाने से पश्चिम एशिया के जो हाइड्रोकार्बन पर, अर्थात जो तेल पर उसकी निर्भरता है, वो बनी रहेगी इसी मलक्का जल संधि से होते हुए। और आने वाले समय में जो चीन की स्ट्रेटेजी थी कि क्रा कैनाल के माध्यम से वो अपना खर्च कम कर पाएगा, वह संभव अब नहीं होगा। हाल के समय में चीन के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की दूरी बढ़ी है, जिसके कारण मलक्का जल संधि के नियंत्रण को लेकर भी खींचतान चल रही है। ऐसे में थाईलैंड के इस फैसले से जो क्वाड समूह है उसकी चिंताएं कम होगी और क्वाड ग्रुप क्या होगा, मजबूत होगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रस्ताव को यदि थाईलैंड स्वीकार कर लेता है, इससे भारत का व्यापार भी बढ़ेगा, क्वाड ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे लॉजिस्टिक चेन सप्लाई का भी विकास होगा। तो ये हमने समझा। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर और इसी में मैं आसियान का चर्चा करूंगा। पहले वाले टॉपिक से मैं इसको जोड़ दूंगा।
भारत चीन सीमा तनाव पिछले कई माह से एशिया क्षेत्र के लिए तनाव का कारण बना हुआ है। इस तनाव के बीच भारत को का एक जो बड़ा वर्ग है वो मानता है कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए। हालांकि मोबाइल के संदर्भ में आप देखेंगे तो अभी भी जब भी सेल चालू होते हैं तो चाइनीज मोबाइल सेल हो जाए। इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अभी विकसित नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से ही हम विकसित होंगे। जो हमने आत्मनिर्भर भारत का परियोजना को आगे बढ़ाया है, इसी को थोड़ा सा मूर्त रूप देने की जरूरत है। खैर, इसी संदर्भ में भारत में जैसा कि मैंने बताया, कई लोग चाह रहे थे कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए, तो भारत में कई प्रकार के कदम इस प्रकार के उठाए हैं जिससे चीनी निवेश और व्यापार प्रभावित होता है। तो साथ ही भारत ने आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य आगे बढ़ाया है उससे भी क्या होगा, आयात कम होगा। हाल ही में भारत सरकार ने देश भर के आयातकों के लिए एक नया नियम जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि आयात करने से पूर्व अपेक्षित सतर्कता बरतते हुए आयातित वस्तुओं पर ध्यान दीजिएगा, रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने की बात की गई। अर्थात रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है कोई प्रोडक्ट आखिर बना कहाँ पर, यह जो है कि सुनिश्चित करना होगा। मान लीजिए मैं भारत में एक कंपनी या किसी चीज़ का सामान जो है कि दूसरे देश से आयात करता हूँ, तो मुझे यह पहले जान लेना होगा कि जो सामान मैं खरीद रहा हूँ, मैं आयात कर रहा हूँ, उसका रूल्स ऑफ जो है कि ओरिजिन अर्थात उसका उत्पत्ति कहाँ हुई है, और उसकी उत्पत्ति के विषय में जब मैं जान लूँगा तो इससे ये हो जाएगा कि मुझे क्लियर कट पता रहेगा कि मुझे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या नहीं मिल सकते। प्रश्न आएगा कि इससे लाभ का क्या संबंध, तो संबंध ये है कि जब आपने देखा होगा कि एक देश जो है कि अन्य अन्य प्रकार के नियमों के तहत व्यापार करता है। जैसे मान लीजिए हम भारत को एग्जांपल, तो भारत जो है कि जब चीन से आयात करता है तो एक अलग नियम के तहत करता है। भारत ने जिन देशों से FTA अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उनसे जो व्यापार करता है तो अलग नियमों के तहत व्यापार करता है। वहीं भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ सीमाएं लगी उनसे अलग करता है। तो कुल मिलाकर रूल्स ऑफ जो ओरिजिन है वह यह बताते हैं कि आपको किस प्रकार का लाभ मिल सकता है, किस प्रकार का नहीं। दूसरा यह बताते हैं कि आखिरी सामान की एक्चुअल में उत्पत्ति हुई कहाँ, और थोड़ा सा क्लियर होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में भारत सरकार ने, जैसा मैंने बताया, कि आयातकों के लिए नया नियम जारी, उनसे कहा है कि जो भी आप आयात करो तो उसमें पहले आप रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का बात करो। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारण के लिए आवश्यक मापदंड है। अर्थात कोई वस्तु कहां पर उत्पन्न हुई है उसको निर्धारित करने का मापदंड है, जिसके आधार पर कई देशों में आयात शुल्क और प्रतिबंध आरोपित किया जाता है। मान लेते हैं कि भारत ने कहा हमें चीन से आयात नहीं करना है, लेकिन चीन क्या करता था, अपना सामान आसियान देशों में भेजता था। आसियान देशों से जो है कि क्या होता था, भारतीय आयातक खरीदते थे, तो सामान देखिए चीन का ही आया, लेकिन उसने क्या किया, मान लीजिए किसी देश में, आसियान के किसी देश में अपना सामान स्टोर कर दिया, तो अब आयातक ये समझते थे कि हम वहां से सामान खरीद रहे हैं, और रूल्स ऑफ ओरिजिन पर ध्यान नहीं देते थे। ये नहीं देखते थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, वो समझते थे हमने आसियान के किसी देश से क्या किया है, उसको मंगा लिया। जबकि होता क्या था, इससे फायदा किसको होता था, चीन को होता। हम चीन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे आयातक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो सामान मंगा कहाँ से है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार होता है, इसमें कई बार ये देखा गया है कि किसी वस्तु के व्यापार को कम करने के लिए या फिर कुछ देशों को कम तवज्जो देने के लिए हम यह नियम आरोपित करते हैं। इसका जो प्रयोग होता है एंटी डंपिंग शुल्क लगाने, वाणिज्य नीति के तहत सुरक्षात्मक कदम उठाने, सरकारी खरीद से किसी देश को बाहर करने के संदर्भ में किया जाता है। आसान शब्दों में समझिए, मान लीजिए हमने कहा कि जैसे चीन है हमारे यहाँ हर सामान को लाके डंप कर रहा है, तो हमने कहा है हम चीन से आयात नहीं करेंगे। चीन ने क्या किया, ठीक है हमसे मत करो, उसने आसियान के जो 10 देश हैं उसमें अपने सामान को भेज दिया। अब हमारे जो आयातक हैं उन देशों से खरीद रहे हैं और उनको क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि हम वहां से खरीद रहे हैं। हमने समझा कि हमने चीन को नियंत्रित कर, लेकिन चीन क्या कर रहा है, दूसरे रास्ते से अपना सामान भारत में भेज रहा है, कम कीमत में भेज। इससे क्या हो रहा है, डंपिंग हो रही है। तो इस तरह से एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि नहीं, वहां से जो सामान आएगा, अर्थात मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं
कि अगर सिंगापुर का हम नाम लेते हैं कि चीन ने अपना सामान रख दिया सिंगापुर में, अब भारत में बैठा हुआ एक आयातक क्या करता है, सिंगापुर से खरीदता है। तो भारत के आयातक की अब जिम्मेदारी होगी पहले वो सुनिश्चित कर ले कि रूल्स ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है, अर्थात इसकी जो सामान है बना कहाँ पर है। जब यह पता कर लेगा तब वह क्या करेगा, सुनिश्चित कर ले, तब उसको लगता है व्यापार करना चाहिए, तभी वो कर पाएगा। अगर वह सामान वहाँ नहीं बना होगा तो सिंगापुर के सामान पर जो हम फायदा देते हैं वह चीन के सामान को क्यों दें, क्योंकि चीन का सामान सिर्फ सिंगापुर के माध्यम से आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं यह नियम सीमा शुल्क जो है कि सीमा शुल्क के संदर्भ में क्या होता है, लागू होता है। और यह जो मैंने नया नियम बताया यह लागू हो गया है और इसका नाम जो है व्यापार समझौते के लिए उत्पत्ति नियमों का प्रशासन आज से ही क्या हुआ है, लागू हुआ है। इस संदर्भ में घोषणा 1 माह पूर्व की गई थी और इस दौरान आयातकों और हितधारकों से कहा गया था कि वह अपनी तैयारी कर लें। अब जो नए नियम है इसके तहत क्या हुआ समझिए कि अब आयातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों को आयातित किए गए माल के लिए उस देश में 35% मूल्य वर्धन का प्रमाण पत्र देना होगा जिसके साथ भारत ने एफटीए पर हस्ताक्षर किया हुआ। यदि आयातक यह प्रमाण पत्र देने में विफल रहते हैं तो उन्हें समझौते के तहत प्राप्त रियायतें नहीं मिलेंगे। आसान शब्दों में समझो, मैंने कहा मान लीजिए हमारा एक देश है ए के साथ जो है कि हमारा एफटीए है अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि वहाँ से जो सामान आएगा उस पर हम या तो शुल्क नहीं लगाएंगे या बहुत कम लगाएंगे। हमने कहा कि चीन से हम व्यापार नहीं करना चाहते, चीन ने अपना सामान ए देश में भेज दिया, ए देश से हमारे जो व्यापारी खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यह सामान यहाँ से आए, जबकि सामान कहाँ बना था, वो तो बना था उसका रूल्स ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन का जो प्लेस था वो तो कहाँ था, चीन का था। तो इस तरह से चाइना ने क्या किया, उसके साथ हमारा एफटीए तो नहीं है लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि वह जो ए देश है वहाँ पर अपना सामान लाया और जो हम चीन से डायरेक्ट सामान मंगाते तो उस पर हम क्या लगाते, सीमा शुल्क लगाते, लेकिन ए से हमने एफटीए कर रखा तो ए पर हम ए से आने वाले सामान पर क्या लगाएंगे, सीमा शुल्क नहीं लगाएंगे। तो चीन जो सस्ता सामान बेच रहा तो और क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या होगा, उस पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। चीन यही चालाकी करता था। आसियान के देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो आसियान के देशों में सामान ला देता था और आसियान के देशों के माध्यम से सामान क्या होता था, भारत में आता था और भारत उस पर शुल्क बहुत कम लगाता था या नहीं लगाता था। क्यों, क्योंकि हमने एफटीए साइन किया है। तो इस तरह से अगर हमें ये पता चल जाए कि इस वस्तु का निर्माण कहाँ पे, ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, तो हम कह सकते नहीं इस देश के साथ हम नहीं करेंगे। तो अब यही कहा गया है कि अगर कोई आयातक ये कहता है कि उसने मान लीजिए ए देश से सामान खरीदा तो वहां पर वह वस्तु उस संदर्भ के लिए तभी वह क्या होगा, छूट उसको मिल पाएगा जब संबंधित वस्तु की कीमत में 35% इजाफा हुआ हो। इजाफा होने का मतलब उसमें कुछ चेंजेस हुए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक जो है कि 100 रुपये का जो है कि एक मार्कर चीन ने जो है कि बनाया। अब चीन ने बनाया, उसको भेज दिया ए देश में। ए देश में जब वह गया और वहाँ से क्या हो गया, भारत आ गया। तो इसमें क्या हुआ, 100 ही रुपये में अगर वो भारत 100 रुपये में समझ लीजिए या 110 या 120 रुपये में भारत में पहुँच गया तो उसमें ए देश की तो भूमिका ही कुछ नहीं। तो अब ये कहा गया है कि अगर 100 रुपये का चीन ने सामान बनाया है, ए देश में जाएगा तो वहाँ पर उसकी कीमत में 35% इजाफा होना चाहिए, अर्थात उसमें तो अर्थात ये देश अब क्या करे, कुछ ऐसा उसमें करे जिसके वजह से उसकी कीमत में क्या हो जाए, 35% बढ़ोतरी हो जाए। जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो वो सामान हमारे देश में क्या होगा, सस्ता नहीं आएगा। सस्ता नहीं आएगा तो हमारे यहाँ जो डंपिंग होती थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी के लिए कहा गया है कि जो भी सामान आए अब उस पर क्या होना चाहिए, 35% अगर मूल्य वर्धन नहीं होगा तो हम उसको ये नहीं मानेंगे कि यह जो सामान है वह एफटीए भारत ने जिन देशों के साथ साइन की वहां से आए। अर्थात एफटीए के तहत फायदा तभी मिलेगा जब 35% क्या हुआ हो, मूल्य वर्धन हुआ है। तो चीन जो है कि क्या होता, जैसा कि मैंने बताया स्क्रीन पर भी लिखा है कि अपना सामान पहले दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भेजता था जिनके साथ भारत का एफटीए है और अपने सामान पर लगने वाले आयात शुल्क को बचा लेता था। और इससे क्या होता था, इस जो है कि इससे क्या होता था, भारत को भी
नुकसान होता था और आसियान देशों को भी नुकसान होता था। तो सरकार के इस निर्णय से अब चीन में उत्पादित और अन्य देशों के रास्ते से, अर्थात जिन देशों में से भारत ने एफटीए किया है उन रास्तों से अगर वस्तुएं चीन की आती हैं तो उनको जो है कि मुक्त व्यापार समझौते के तहत जो मिलने वाला लाभ है, अर्थात कम सीमा शुल्क या ना के बराबर सीमा शुल्क को लाभ नहीं मिलेगा। आयातकों को वस्तुओं का आयात करते समय जो है कि बिल ऑफ एंट्री भी देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि इस वस्तु की जो है कि भले वो किसी देश से खरीदते हैं, उनको यह बताना होगा कि आखिर यह ओरिजिन कहाँ से यह सामान बना है। इससे यह पता चल पाएगा कि भारत का व्यापार मूलतः किस देश से कितना होता है। अभी तो क्या होता है, सब गड्ढमड्ढ हो जाता है। चीन ने दूसरे देश को भेजा, दूसरे देश से हमारे यहाँ सामान आया और हम उस पर टैक्स भी नहीं लगा रहे थे। भारत के इस निर्णय का मूल उद्देश्य चीन को मुक्त व्यापार समझौते से अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकना है। जो दूसरों देशों के, हमने भारत का जिन देशों के साथ एफटीए है उनके साथ वह सामान, उनके माध्यम से सामान बेचकर वह जो एफटीए का लाभ उठाता था, अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ उठाता था, उस अनुचित लाभ को रोकना है। भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता है जिसका फायदा चीन जो है इन देशों के माध्यम से करता था। अब देखिए, ये रहा आपके आसियान के देश, ये सभी नाम लिखे हुए हैं और इन्हीं के माध्यम से क्या करता था, वह सामान भेजता था। और इस तरह से अगर हम देखें तो इससे क्या हो रहा था कि भारत में आयात ज़्यादा हो रहा था चीन का, और वो भी कम शुल्क पर हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। वर्ष 2009 में भारत ने 10 आसियान देशों के साथ एफटीए हस्ताक्षरित किया था, जो इन देशों एवं भारत के बीच अधिकांश वस्तुओं के शून्य या मामूली शुल्क पर आयात का प्रावधान करता है, और इसी का फायदा जो है कि चीन उठाता था। समझौते के नियमों के तहत शुल्क छूट तभी प्राप्त हो सकता है जब कोई आसियान सदस्य देश से आयातित माल कंट्री ऑफ ओरिजिन के सिद्धांत को पूरा करे। कंट्री ऑफ ओरिजिन का सिद्धांत तभी पूरा होगा जब उस देश में 35% मूल्य वर्धन हो। अब आप कहेंगे, जब सामान वहीं से आ रहा है आसियान से, अगर हम चाइना को अलग कर दें तो फिर उसको प्रूव क्यों करना? ऐसा इसलिए करना है, कई बार आपने देखा होगा एक सामान एक ही जगह नहीं बनता। जैसे आप मोबाइल ले लीजिए, उसके कई प्रोडक्ट जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग जगह बनते हैं। तो आसियान के संदर्भ में भी कहा गया है कि आसियान के देश जो हमको सामान भेजते हैं वह तभी हम उनको भी लाभ देंगे। कौन सा? जो है कि जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, जब उनके यहाँ उस वस्तु की कीमत में 35% मूल्य वर्धन। तो 35% मूल्य वर्धन का मतलब क्या हो? 35% कीमत उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वह जब भारत में आएगा तो उतना सस्ता नहीं होगा जितना वह डायरेक्ट पहुंचता। जैसे कि मैंने बताया, चीन ने 100 रुपये का मार्कर बनाया और उसने क्या किया, ये देश में भेज दिया। ये देश में जो है कि वह 100 ही रुपये का रहा, फिर उसको भारत में भेज दिया। और भारत में अगर उसको बनाया जाता तो 110 रुपये का होता। तो इसमें देखिए क्या हो गया, हमको सस्ता मिल रहा है तो हमारे घरेलू मार्केट बर्बाद हो जाएगा। भारत ने कहा कि नहीं, अब कहीं से आया 35% का जब मूल्य वर्धन का नियम लागू होना चाहिए। तो अब चीन अगर 100 रुपये का भी बनाएगा ना, तो ये देश में जाएगा तो उस 135 रुपये कीमत हो जाएगी, और फिर भारत उस पर डिसाइड करेगा कितना टैक्स लगाना है। नहीं भी लगाता तब भी क्या हो गया, 135 का हो गया। हमारे यहाँ जो मार्कर बन रहा है 110 रुपये का बन रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो डंपिंग होता था चीन का वह रुक जाए। आई होप आप समझ पाए होंगे। यही था रूल्स ऑफ ओरिजिन।